मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको एक व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक वाच्य पढ़ाने जा रहे हैं। वाच्य देखिए, वाक्य कोई भी शब्द वाक्य देखकर के उसमें पूछा जाता है कि ये इसमें कारक, काल और वाच्य बताइए, कौन सा कारक है, कौन सा काल है, कौन सा वाच्य। तो हम वाच्य कब बता पाएंगे जब हमें वाच्य का अच्छे से ज्ञान होगा। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। वाच्य की परिभाषा देखिए। वाच्य कहते किसे? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के संबंध का पता चलता है कि जो कार्य किया गया है उसका विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। समझ गए? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के संबंध का पता चले, क्रिया का संबंध किससे है? कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, उसको क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। क्रिया का संबंध बताए, क्रिया किसके अनुसार आई? क्रिया कर्ता के अनुसार आई, कर्म के अनुसार आई है या भाव के अनुसार आई है? ये कौन बताते हैं हमें? वाच्य। अब इसी आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होंगे? 3। कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार। वाच्य के 3 भेद होंगे। कौन से 3? नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के कितने भेद हैं? 3। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखिए, कब कर्तृवाच्य होगा, कब कर्मवाच्य और कब भाववाच्य होगा। वाक्य को कैसे पहचानेंगे? वाक्य में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। अब देखिए, कर्तृवाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है। क्रिया के रूप से यह पता चले कि उसका प्रधान विषय कौन है? कर्ता। अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है और लिंग व वचन भी कर्ता के अनुसार होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी वाक्य में जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार आए और कर्ता के अनुसार ही लिंग वचन हो क्रिया में, तो वहां कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। समझ गए? कर्तृवाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा और उसके लिंग वचन भी किसके अनुसार होंगे? कर्ता के अनुसार। जैसे जो है कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी कैसी होगी? पुल्लिंग होगी। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। ऐसे ही वचन एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। तो इस प्रकार से कर्तृवाच्य कहाँ होगा? जहां क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होगा और लिंग और वचन भी किसके अनुसार होंगे? कर्ता के अनुसार होंगे। वहां कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। जैसे देखिए, जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, यहाँ देखिए मैं फुटबॉल खेलता हूँ, यहाँ जो क्रिया है इसका प्रधान विषय क्या है? मैं। अब ये मैं जो करता है इसी के अनुसार इसमें क्रिया और वचन का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। ठीक है। राम ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पढ़ी जो क्रिया है वो किसके अनुसार आई है? कर्ता के अनुसार, इसलिए यहाँ कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। ठीक। इन वाक्यों में कर्ता मैं और राम है और क्रिया खेलता हूँ और पढ़ी का प्रयोग कर्ता के अनुसार ही हुआ है, इसलिए यहाँ कौन सा वाच्य होगा? इन दोनों वाक्यों में कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य समझ गए? वाक्य में जब क्रिया कर्ता के अनुसार आए, उसके लिंग वचन कर्ता के अनुसार आए, तो वहां कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। तो इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। ठीक है। अगला है कर्मवाच्य। कौन सा? कर्मवाच्य। नंबर 2 कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में पहचान कैसे करेंगे? देखो, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का प्रयोग कर्म के आधार पर हुआ है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी क्रिया जो कर्ता के अनुसार आए तो कर्तृवाच्य और कर्म के अनुसार आए तो कर्मवाच्य। यानी यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया आएगी। जैसे मेरे द्वारा गीत गाया जाता है,
तो यहाँ क्रिया किसके अनुसार आई है? कर्म के अनुसार, गीत के अनुसार। मेरे द्वारा गीत गाया जाता है। ठीक है। दूसरा है मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पढ़ी जाती है किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार, पुस्तक के अनुसार। तो ये कौन से वाच्य हुए? दोनों में कर्म वाच्य। जब क्रिया जो है गाया जाता है, पढ़ी जाती है, ये कर्म के अनुसार आए, क्रिया किसके अनुसार आए? कर्म के अनुसार, तो वहां कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य। आए समझ में? कर्तृवाच्य में तो क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार। और कर्म वाच्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार। ठीक। अगला है नंबर 3 भाववाच्य। कौन सा है? भाववाच्य। नंबर 3 भाववाच्य। भाववाच्य देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया के कार्य का मुख्य विषय भाव है। क्रिया का मुख्य विषय क्या है? भाव। वाक्य का भाव जो है क्रिया का मुख्य विषय, अर्थात जिसमें क्रिया के अर्थ की प्रधानता रहती है, कर्ता या कर्म की नहीं। यहाँ क्रिया के अर्थ की प्रधानता रहती है, कर्ता या कर्म की नहीं। उसे भाववाच्य कहते हैं। समझ गए? भाववाच्य में क्रिया के जो है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया के कार्य का मुख्य विषय भाव है। भाववाच्य में किसका जो है मुख्य विषय क्या है? क्रिया का भाव। क्रिया किसके अनुसार होगी? भाव के अनुसार। क्रिया जो है, क्रिया के अर्थ की प्रधानता रहेगी। यहाँ किसकी प्रधानता रहेगी? भाववाच्य में क्रिया के अर्थ की प्रधानता रहेगी, कर्ता या कर्म की नहीं। कर्ता की प्रधानता होगी तो कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। कर्म की प्रधानता होगी तो कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। लेकिन यहाँ भाववाच्य में न कर्ता की प्रधानता होगी और न ही कर्म की प्रधानता होगी। प्रधानता होगी तो किसकी होगी? भाव की, क्रिया के अर्थ की प्रधानता होगी। तो वहां कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। उसे क्या कहेंगे? भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया के कार्य का मुख्य विषय भाव है, अर्थात जिसमें क्रिया के अर्थ की प्रधानता रहती है, भाव की प्रधानता रहती है, कर्ता या कर्म की नहीं, उसे भाववाच्य कहते हैं। समझ गए? कर्तृवाच्य में कर्ता की, कर्मवाच्य में कर्म की और भाववाच्य में किसकी प्रधानता होगी? क्रिया के अर्थ की या भाव की प्रधानता होगी। जैसे देखिए, वृद्ध से चला नहीं जाता। यहाँ निषेधार्थक, निषेधार्थक शब्द है, चला नहीं जाता। ये कौन सा है? इसके द्वारा व्यक्त किया गया है। वृद्ध से चला नहीं जाता, ये भाव की प्रधानता दे रहा है। कौन से भाव की प्रधानता? चला नहीं जाता, निषेधार्थक भाव की। ठीक है। यहाँ निषेधार्थक भाव की जो है व्यक्त किया गया है। अगला है क्या मुझसे नहीं खेला जाएगा। यहाँ निषेधार्थक भाव कौन सा है? नहीं खेला जाएगा। तो जहां भाव की प्रधानता आए, चला नहीं जाता, नहीं खेला जाएगा, ये क्या किसकी प्रधानता है? दोनों में भाव की प्रधानता है। किस प्रकार के भाव की? निषेधार्थक की। तो जहां वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर के भाव की प्रधानता हो, वहां कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। इन दोनों में कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। अब देखिए, इसमें भाववाच्य में क्रिया स्वतंत्र रहती है और वह हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में ही प्रयुक्त होती है। क्रिया हमेशा कौन सी आएगी? पुल्लिंग आएगी और एक वचन की आएगी और अन्य पुरुष की आएगी। ठीक है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में ही आती है। तो ये भी ध्यान रखना, जहाँ क्रिया पुल्लिंग, एक वचन, अन्य पुरुष हो तो वहां कौन सी क्रिया, कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। क्योंकि भाववाच्य में हमेशा क्रिया एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में ही आती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि इसमें किसकी प्रधानता होनी चाहिए? भाव की प्रधानता। वाक्य में किसकी प्रधानता हो? भाव की प्रधानता। समझ में आया? फिर देख ले एक बार,
तीनों को। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य क्रिया के जिस रूप जो क्रिया से यह पता चले कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है। क्रिया का प्रधान विषय क्या है? कर्ता है। क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार हो? कर्ता के अनुसार हो। तो वहां कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। जहां क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होगा और लिंग वचन भी किसके अनुसार आएंगे? कर्ता के अनुसार आएंगे। वहां कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य जहां क्रिया का प्रधान विषय कर्म होगा और लिंग वचन भी कर्म के अनुसार ही होंगे। वहां कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। तीसरा भाववाच्य, जहां क्रिया का प्रधान विषय क्या होगा? भाव होगा और जो है इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर के किसकी प्रधानता रहेगी? भाव की प्रधानता रहेगी। वहां कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। तो इस प्रकार से आपको जो है तीनों वाच्य अच्छे से समझ में आए होंगे। इसको समझने के लिए वीडियो को 2 बार देखें और इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।